हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मजे में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज मटेरियल्स व्हेन वी आर बिल्डिंग अप एनीथिंग। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर। ये हम सबका बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो जो सन्नाटे नए आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हेडिंग डालो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो कि मैं कुछ बना रहा हूं, कुछ बिल्डअप कर रहा हूं, है ना। मान लो कि मैं एक बिल्डिंग का पिलर बना रहा हूं, उसका बीम बना रहा हूं, या फिर मैं इंडस्ट्री में कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। वहां पे जो मटेरियल चूज करना है मेरे को, वो कौन सा मटेरियल होगा, उसका एरिया कितना चूज करना है, ये सब कुछ डिफाइन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट कर्व्स देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल चूज करते हैं। समझ में आया? वेरी नाइस। ये तुम एक्सपेरिमेंट करोगे कॉलेज में, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में ये एक्सपेरिमेंट होता है, जहां पे तुम एक मटेरियल लेते हो, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हो। वो अपने आप कंप्यूटराइज सिस्टम ड्रॉ करता है, तुम बस वो मटेरियल को मशीन में डाल देते हो, मशीन एक्सपेरिमेंट करती है, तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट होगा और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनेगा। कैसा सेटअप होता है, मैं एक छोटी सी बस फिगर से दिखाना चाहता हूं कि कैसा सेटअप होता है। एक मशीन होती है कुछ, उसके ऐसे दो पार्ट होते हैं, है ना। ऐसा पार्ट होते हैं मशीन के, ठीक है। ये ऐसे मशीन पड़ी है जमीन पे। यहां पे तुम जो भी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कि हम लोग आयरन की एक रॉड ले लें ना, सरिया ले लें, तो वो सरिया मैंने यहां पे फंसा दिया ऐसे, ठीक। तो सरिये को ग्रिप कर लेती है ये मशीन। फिर क्या करेगा, ये मशीन ऐसे और ये पार्ट ऐसे नीचे की ओर, वो ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको खींचेंगे, ये जब खींचेंगे तो फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये खींचेगी तो कुछ स्ट्रेन भी आएगा, हाँ कि ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। तो बस वही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आएगा, ठीक है। तो जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, मैं वो बताया था। उसमें हमने सरिया लगाया, इतना का मोटा 20 mm मोटा सरिया लगाया, तो उसको हमने खींचा, वो खींचा खींचा खींचा, फिर वो टूट गया, आगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम इसको एक्सटेंड करते रहो करते रहो करते रहो, धागा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो टूट जाएगा एक पॉइंट पे आके, तो वो टूट गया था। उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख गया था। तो हम लोग कुछ वैसे ही बातचीत यहां पे करने वाले हैं। कैसा होगा, क्या होगा, उसी की बातचीत करता हूं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने से पहले मैं तुम्हें दो तीन छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बताता हूं, जो तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बार महसूस करी होंगी। मान लीजिए कि अपने पास एक स्प्रिंग है। क्या है अपने पास? स्प्रिंग, बढ़िया मस्त स्प्रिंग है अपने पास। वो नहीं होता जो अपने वो पेन होता है ना, बटन वाला, टक 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 टक, वो उसके अंदर ना एक स्प्रिंग होता है, इतना इतना का लंबा होता है। वो स्प्रिंग को तुम खींचो, थोड़ा सा खींचो, छोड़ दो, क्या वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा? हाँ कि ना? बिल्कुल। थोड़ा सा और खींचो, क्या वो वापस अपनी जगह पर आ गया? बिल्कुल। कैसे कह रहा हूं मैं? मान लो कि ये स्प्रिंग को तुमने थोड़ा सा खींच दिया, इतना खींच दिया और छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ओरिजिनल जगह पर। सही बात, वेरी गुड। अच्छा, इस स्प्रिंग को जितना तुम इनिशियली खींचोगे, तुम्हें फोर्स उतनी ही ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि F = kx। जितना तुम एक्सटेंशन ज्यादा करोगे, उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और हाँ कि ना? देखो, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, फोर्स रिप्रेजेंट करता है किसको? स्ट्रेस को। अरे डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो स्ट्रेस बन जाएगा ना, ये इसको डिवाइड बाय लेंथ कर दोगे स्ट्रेन बन जाएगा ना। तो दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन, दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेस। तो इनिशियली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेन आएगा, उतना ज्यादा स्ट्रेस आएगा, हाँ कि ना? बिल्कुल। मान लो कि ये जो तुम्हारा स्प्रिंग था, इसको तुम इतना खींच दो, अब छोड़ो, क्या वापस इतना हो जाएगा? अब उसमें क्या होगा? मान लो कि तुमने इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया, इसको छोड़ दो, तो ये कुछ ऐसा रह जाएगा। देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन।
ये डिफॉर्मेशन परमानेंट है, इससे छोटा नहीं बनेगा। अरे हाँ कि ना, ऐसा करके देख लो, चाहे स्प्रिंग को ऐसे खींच दो पड़ के और छोड़ो, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वो नहीं पहुंच पाएगा। हाँ कि ना, बिल्कुल, ये समझ में आया। दूसरा एक्सपेरिमेंट च्युइंगम के साथ करते हैं। च्युइंगम खाओ, 2 मिनट बाद उसका जूस खत्म हो गया, निकाल ली, एक्सपेरिमेंट करेंगे। थोड़ी सी खींचो, छोड़ो, वापस अपनी जगह पर आ गई, हाँ आ गई, वेरी गुड। थोड़ी ज्यादा खींचो और छोड़ो, वापस अपनी जगह पर आई, नहीं आई। ये बात समझ में आई ना, वेरी गुड। एक और ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं, अगर तुम च्युइंगम को खींचोगे, शुरू में खींचने में डिफिकल्टी आती है, जब एक बार थोड़ी ज्यादा खिंच जाए उसके बाद बड़े आराम से खींचती है। हाँ कि ना, मतलब ज्यादा एक्सटेंशन पे फिर उसके बाद स्ट्रेस थोड़ा सा कम आ जाएगा और एक्सटेंशन काफी ज्यादा आ जाती है, बड़े आराम से खिंच जाती है फिर। हाँ कि ना, और फिर वो जब खींचते रहोगे, एक पॉइंट पे आके टूट जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? पक्का। मतलब शुरू में खींचने में जोर आता है और शुरू में खींच के छोड़ दोगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और उसके बाद तुम खींचोगे तो कम जोर में भी ज्यादा खींच जाएगी, लेकिन अगर छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं आएगी और एक पॉइंट के बाद वो टूट जाएगी। क्या ये बातें समझ में आई? बस यही है अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कैसे कर्व में बन रहा है ये, मैं इसको मिटा देता हूं। कैसे बन रहा है ये कर्व में, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मान लो कि हमने y एक्सिस में रख लिया स्ट्रेस और इधर रख लिया स्ट्रेन, x में इधर हमने स्ट्रेस रख लिया। शुरू में जितना तुम स्ट्रेस दोगे उसी हिसाब से स्ट्रेन आया, स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट O कह दो, ये पॉइंट P कह दो। P पॉइंट के बाद थोड़े से स्ट्रेस पे भी ज्यादा स्ट्रेन आ गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला काम नहीं रहा, अब थोड़े से स्ट्रेस पे भी ज्यादा स्ट्रेन आ गया, तो ये कुछ ऐसा कर्व बना लिया E पॉइंट तक। ठीक, O से लेके P पॉइंट तक तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज्यादा स्ट्रेन उतना बढ़िया स्ट्रेस। लेकिन P पॉइंट के बाद कम स्ट्रेस देने पे भी ज्यादा स्ट्रेन आ गया, ये समझ गए? ठीक है, लेकिन E पॉइंट तक एक्सटेंड करके इतना एक्सटेंड करके भी अगर तुम छोड़ दोगे तो ये वापस O पॉइंट पर आ जाएगा, मतलब वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, E पॉइंट तक के एक्सटेंशन तक। इसलिए जो तुम्हारा लेफ्ट पोर्शन है, E पॉइंट तक का पोर्शन है, इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन, क्योंकि इसमें मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। क्या ये समझ में आया? पक्का। मतलब E पॉइंट तक लाके अगर तुम छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा वो। ठीक, लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सारे पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, अभी तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फिर लिखेंगे हम लोग। अच्छा, E पॉइंट के बाद अगर तुम और ज्यादा स्ट्रेन दोगे तो वो थोड़े से स्ट्रेस में भी ज्यादा स्ट्रेन ले लेगा, कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, कुछ ऐसे। A पॉइंट तक मान लो थोड़े से स्ट्रेस में भी ज्यादा स्ट्रेन। लेकिन अगर इतने स्ट्रेन के बाद E पॉइंट के बाद तुम आ गए हो और छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जा पाओगे, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। डिफॉर्मेशन रह जाएगा, इसका मतलब E पॉइंट के बाद मटेरियल कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वही होती है ना कि रिगेन नहीं करवाने देना, वो इसकी प्रॉपर्टी अब एक्टिव हो जाएगी। तो E पॉइंट के बाद जो सारा रीजन है इसको प्लास्टिक रीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। क्या ये समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि अपना चिंटू है, हाँ चिंटू, बहुत जमाने बाद क्लास में चिंटू की वार्तालाप हो रही है। मान लो चिंटू था, चिंटू ने होमवर्क नहीं किया। एक दिन मान लो चिंटू ने होमवर्क नहीं किया, मैंने चिंटू की पिटाई शुरू कर दी, धड़ाधड़ चिंटू के पढ़ते जा रही हैं, थप्पड़ पे थप्पड़। चिंटू रेजिस्ट कर रहा है, अरे सर छोड़ दो सर। चिंटू रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं पीटे जा रहा हूं। चिंटू रेजिस्ट कर रहा है, मेरी पिटाई चालू है। समझ में आ? एक पॉइंट आएगा जब चिंटू लगेगा कि रेजिस्ट करने का फायदा हो नहीं रहा है,
पिटाई तो होनी होनी है। तो चिंटू की रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। चिंटू की रेजिस्टेंस कम हो गई लेकिन मेरी पिटाई चालू है। रेजिस्टेंस कम, पिटाई ज्यादा। समझ में आया? ए पॉइंट पर आके पीटते पीटते मैंने चिंटू की उंगली तोड़ दी। चिंटू की कहानी समाप्त होते जा रही थी, मैंने ए पॉइंट पर चिंटू की उंगली तोड़ दी। तो चिंटू क्या करेगा? चिंटू अपनी बाकी उंगलियों को बचाने के लिए अपने मन के अंदर की शक्ति को एकत्रित करेगा और ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी पिटाई कम नहीं होगी, है ना। चिंटू की रेजिस्टिंग फोर्स थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी लेकिन मेरी पिटाई कम नहीं होगी। और एक पॉइंट आएगा जब चिंटू अपनी रेजिस्टेंस की चरम सीमा पर पहुंचेगा, इसके ज्यादा रेजिस्ट करना चिंटू के लिए पॉसिबल नहीं है, वहां पर चिंटू अपने हथियार डाल देगा और चिंटू और पिटाई खाता खाता सी पॉइंट पर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? यही होता है मटेरियल्स के साथ। यही मटेरियल का ग्राफ बन गया। सी पॉइंट पर रप्चर, ब्रेक्स, वीर गति को प्राप्ति, मटेरियल की भी और चिंटू की भी। ये सी वो पॉइंट है जहां पर ये सरिया टूट गया था। समझ में आया? तो ये सारे रीजन को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। कोई दुख तकलीफ? पक्का स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, पहले तुम डायग्राम ड्रॉ कर लो। फर्स्ट पॉइंट, फॉर स्मॉल स्ट्रेन। स्मॉल स्ट्रेन मतलब बहुत छोटा, 2-3% तक। फॉर स्मॉल स्ट्रेन, stress is directly proportional to strain, that is region OP. रीजन OP में stress is directly proportional to strain. Hooke's law is valid. Hooke's law क्या कहता है? Hooke's law कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन अपने एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, आगे पढ़ेंगे वो भी। Hooke's law is valid. क्या ये समझ में आया कि भाई O से लेके P पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हम लोग कहेंगे कि हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड। P पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि यहां के बाद प्रोपोर्शनैलिटी खत्म। इज इट राइट? अब इस लाइन की जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ ओपी इज कॉल्ड, वो भी बाद में पढ़ेंगे, उसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। क्या होता है सब कहानी समझ में आएगी, अभी के लिए लिख लो। इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। एक्चुअल में मॉडुलस होते हैं जो मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से डिफाइन होते हैं, वो आज की क्लास में ही आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से डिफाइन होते हैं तो वो उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं, है ना। स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है, यंग्स मॉडुलस कहते हैं भाई। पी पॉइंट तक पहुंच गए, पी पॉइंट तक ओ से लेके पी तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हुक्स लॉ को वैलिड करता है। समझ में आया? सेकंड पॉइंट लिखो, इफ स्ट्रेन इज फर्दर इंक्रीज्ड, स्ट्रेन इज फर्दर इंक्रीज्ड, दैट इज रीजन पीई। पीई रीजन में स्ट्रेन फर्दर इंक्रीज करने से स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली देन स्ट्रेस। जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस के कंपैरिजन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ये देख लो, यहां पे पी से ई में स्ट्रेस इतना, स्ट्रेन बहुत ज्यादा। आगे ना यार, मतलब थोड़े से स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? However, if external deforming force is removed, इसको मिटा दूं अपनी मशीन को। If external force is removed up to E point, the material will regain its original
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ई पॉइंट तक के एक्सटेंशन के बाद अगर तुम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दो, छोड़ दो, तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल जगह में आ जाएगा। हेंस OPE इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन, ठीक है, इसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं। और ई पॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है, ई पॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेंथ, या फिर यील्ड पॉइंट बोल देते हैं। यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट बोल देते हैं, यील्ड पॉइंट बोल देते हैं। द स्ट्रेस एट E is called elastic limit और yield point। yield point, तो जो भी स्ट्रेस आएगा E पॉइंट पे, उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोल देते हैं। ई पॉइंट तक के रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। अब इसके बाद की चर्चा करते हैं। पहले तुम ये 2 पॉइंट लिख लो, अच्छे से लिख लिए, बहुत बढ़िया। मिटा दूं? ओके। चलिए थर्ड पॉइंट लिखो। फॉर फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेन, फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेन, मैं रीजन EA की चर्चा करता हूं। इसमें स्ट्रेन ज्यादा बढ़ने से क्या होगा? स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ रहा है और स्ट्रेन अच्छा खासा बढ़ रहा है। स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली देन स्ट्रेस। जो तुम्हारा स्ट्रेन है वो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू स्ट्रेस। सही बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम EA के बीच में आने पर छोड़ दोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ दोगे, तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में नहीं आ पाएगा। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स is removed, material will not regain its original configuration। लिख लेना यार कॉन्फ़िगरेशन का स्पेलिंग, ठीक है। इसलिए रीजन आफ्टर E इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन। इसको प्लास्टिक रीजन कहा जाता है। सिंपल सी बात, समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट, आफ्टर ए पॉइंट के बाद द मटीरियल विल मूव टू इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट B called breaking point और टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहां पे जो स्ट्रेस होता है उसको ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब B को ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, और यहां पे जो भी स्ट्रेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि इससे ज्यादा स्ट्रेंथ पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है, यहां पे जो होगा स्ट्रेस उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। समझ में आया? B पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, नाउ अगर तुमने इससे ज्यादा और स्ट्रेन बढ़ाया, स्ट्रेन अपने आप बढ़ेगा। अब स्ट्रेस नहीं आ रहा, स्ट्रेन बढ़ रहा है। नाउ द मटीरियल विल रप्चर एट पॉइंट C पे जाके मटीरियल टूट जाएगा। सो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। तुमने वो देखा होगा ना डिस्कवरी पे, वो ग्लास फाइबर बनाते हैं, ग्लास फाइबर ऐसे ग्लास के गरम गरम करके ऐसे वो खींचते हैं, वो धागा सा बन जाता है, वो देखा होगा ना, कुछ कुछ वैसा ही आएगा वो टूट भी जाता है, अगर तुम ज्यादा एक्सटेंड करोगे टूट जाएगा, वो सी पॉइंट पे आके टूट जाता है वो। कहानी समझ में आई? पक्का? वेरी गुड। सो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब तुमने मटेरियल सुने होंगे ब्रिटल, जैसे कि कांच, ग्लास, है ना, ग्लास क्या है, एक्सटेंड नहीं होता, ग्लास ऐसे नहीं क्या है मुड़ जाए टूटने से पहले, नहीं, वो बस या तो नहीं टूटेगा या टूटेगा। एक होते हैं डक्टाइल मटेरियल, जिनको हम लोग तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, खींचते रहो, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, खींचते रहो, तार बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, बहुत देर बाद टूटेगा वो, हाँ कि ना? पक्का? वेरी गुड। तो हम लोग उन मटेरियल्स के ग्राफ कैसे बनेंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। यहां तक छापो, छाप लिया? वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले अपने ब्रिटल मटेरियल्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। वाई में स्ट्रेस, एक्स में स्ट्रेन। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? देखो, शुरू में वो स्ट्रेस लेने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस डायरेक्टिव टू स्ट्रेन, लेकिन जो उनका प्लास्टिक रीजन होता है, प्लास्टिक रीजन कौन सा होता है जिसमें वो एक्सटेंड हो सकते हो, वो प्लास्टिक रीजन उनका बहुत छोटा होता है, उनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो जल्दी आ जाता है। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा उनका, यहां पे उनका सी पॉइंट हो गया, सो दिस इज पॉइंट ई। 4, ये किसका हुआ? 4 ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है। 4 ब्रिटल मटेरियल क्या लिखेंगे? द प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल, देयर ब्रेकिंग पॉइंट lies very close to इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बहुत करीब उनका ब्रेकिंग पॉइंट रहता है, जल्दी टूट जाते हैं, ठीक। वेयर एज जो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल कौन से होते हैं? अरे एक्सटेंड करते रहो उनको, मस्त। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। डक्टाइल मटेरियल का जो प्लास्टिक रीजन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो बहुत दूर जाके टूटते हैं, समझ में आई? 4 डक्टाइल मटेरियल्स प्लास्टिक रीजन इज लार्ज, या प्लास्टिक रेंज इज वेरी लार्ज, दे do not break very easily। ये बहुत आसानी से नहीं टूटते, ये बहुत दूर जाके बहुत एक्सटेंशन करवा के टूटेंगे। क्या ये समझ में आया? पक्का। एक थर्ड टाइप के मटेरियल्स होते हैं, इनको लिख लें डक्टाइल। एक और होते हैं जैसे कि रबर होती है, वो होते हैं इलास्टोमर्स, उन्हें कहते हैं इलास्टोमर्स। उनका कैसा बनता है ग्राफ? ऐसा बनता है कुछ, ये उनका ब्रेकिंग पॉइंट है। इनमें इनिशियली स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। जो बड़े रबर नहीं होते, रबर पेंसिल वाला मिटाते हैं इससे रबर, उसको एक्सटेंड करके देखो, एक्सटेंड करोगे छोड़ दोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, फिर एक्सटेंड करोगे छोड़ दोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, और एक्सटेंड करो टूट जाएगी। हाँ कि ना यार? उसमें वो परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला जो पार्ट होता है वो होता ही नहीं। इनका प्लास्टिक रीजन मिस होता है, ये इनका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ये इलास्टिक लिमिट के बहुत ही करीब होता है। क्या ये बात समझ में आई? सो द ब्रेकिंग पॉइंट लाइज नियर टू इलास्टिक लिमिट एंड these do not follow हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते, कर्व बनता है इनका, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। सो दीज आर इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है रबर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हुआ ग्लास जो टूट जाता है बड़ी आसानी से। इसका क्या, गोल्ड ले लो, गोल्ड बड़ी आसानी से गोल्ड की लंबी लंबी तारें बना सकते हो तुम।
अरे समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया। अब अगर तुम्हें कोई मटेरियल दे दिया जाए, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे देता हूं, इसको मिटा लूं, छाप लिया, ओके। मान लो कि तुम्हें 2 ग्राफ दे दिए गए, ठीक है, एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा, ठीक है। तुम कौन सा मटेरियल चूज करोगे तार बनाने के लिए? तार बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चूज करोगे, ए या बी? अरे तार बनाने के लिए मैं बी यूज करूंगा, क्योंकि मुझे डक्टाइल मटेरियल चाहिए, जिस मटेरियल का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बहुत दूर हो, जितना ज्यादा दूर हो उतना अच्छा। तो मैं तार बनाने के लिए इस मटेरियल का यूज करूंगा, हाँ कि ना? क्योंकि इसका प्लास्टिक रेंज काफी अच्छा है। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। मान लो हुक्स रीजन के अंदर अंदर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ मेरे को दे रखा है, कुछ ऐसा। 3 मटेरियल है, ए बी सी। तो तुम्हें बताना है सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन? सबसे ज्यादा इलास्टिक वो जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। इलास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब वो समझना जो पजामे में इलास्टिक होता है जी, एक्सटेंड हो जाए, बढ़िया मजेदार, उसको इलास्टिक बोलेंगे ना। इलास्टिक मटेरियल वो सबसे अच्छा जिसकी रिगेन करने की कैपेबिलिटी सबसे अच्छी हो। रिगेन करने की कैपेबिलिटी मतलब अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कैपेबिलिटी। समझ में आया? देखो, अगर तुम एक इलास्टिक जो पजामे वाला होता है उसको खींच के छोड़ोगे तो अपनी वापस जगह पर आता है, लेकिन अगर तुम स्टील को खींच के छोड़ोगे तो बहुत तेजी से वापस आएगा। स्टील वाला स्केल होता है ना, उसको कभी ऐसे करके वापस छोड़ना, वो बहुत तेजी से अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। इट मींस स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। रबर इतनी तेजी से वापस नहीं आएगा जितनी तेजी से स्टील आएगा। स्टील की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है वापस आने अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। समझ में आया? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, लिख देता हूं। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो यहां पे कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा? ए वाला, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल, जिसकी ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा कैपेबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। सो ए हैज मोर इलास्टिसिटी। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। तो ये थी कहानी अपनी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। मेरे को कुछ मॉडल्स जैसे कि यंग्स मॉडल्स, शियर मॉडल्स, बल्क मॉडल्स वगैरह वगैरह की चर्चाएं करनी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा था, इसको रिवाइज कर लेना, इट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।